नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। मैं हूं आपका प्रिय रमन कुमार झा। मेरे सामने आज बैठे हुए हैं, उन्हीं के घर पर हम लोग बैठे हैं। राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर के नाम से इनको द्वास में लोग जानते हैं और ये काफ़ी आदिवासी समुदाय के अधिकार और उनके संस्कृति को लेकर अपना आंदोलन करते रहे हैं। सत्तारूढ़ दल में भी जिला प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के जिला परिषद भी रह चुके हैं और कुछ दिनों से इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने समाज को लेकर काम कर रहे हैं और किसी राजनीतिक दल से फिलहाल ये जुड़े हुए नहीं हैं। तो आइए राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, क्या हालचाल है? सर्वप्रथम तो आज मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपके व्यूअर्स जितने डुअर्स वासी हैं सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। रमजान का आप लोगों का पवित्र महीना आ रहा है, आपको सबकी शुभकामनाएं। साथ ही आपके हमारे हिंदू भाई बहनों के भी रिवाज पर्व आ रहा है रंगों का, उसका भी आप लोगों का अग्रिम शुभेच्छा। और साथ ही मेरे गोरखा भाइयों को जय गोरखा, मेरे मुस्लिम भाइयों को भी शुभेच्छा, मेरे राजवंशी भाइयों को भी शुभेच्छा, मेरे मुस्लिम के साथ साथ हमारे बिहारी समुदाय को भी अच्छा रहिएगा। नमस्कार आप लोगों को, मेरे मारवाड़ी समुदाय को भी, आप लोग सभी परिवार को नमस्कार जनाता हूँ। सभी वर्गों को मैं सम्मान जनाता हूँ कि पूरे द्वास के हर समुदाय को आपने शुभकामना दी होली का, रमजान का। और मैं एक चीज राजेश जी, आज हम लोग थोड़ा सा इतिहास पे बात करेंगे। द्वास को लेकर आपका राजनीतिक द्वास के ही इर्द गिर्द घूमता है। कभी कभी तराई में चले जाते हैं, कभी कभी पहाड़ का भी मुद्दा आप उठाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि द्वास का इतिहास क्या है? डुअर्स का इतिहास बोला जाए तो जैसे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कभी भी इसके इतिहास को उजागर होने नहीं देता है। क्योंकि नहीं इसलिए देता है कि जब डुअर्स का इतिहास सबको समझ में आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ के इंसान जागरूक हो जाएंगे अपना अधिकार के प्रति। आज ना तो किसी इतिहास के किताब में आप बताए तो कभी डुअर्स क्या स्थिति में था ये कोई नहीं बोलता है। आज जिस वक्त का डेटा जो मिलता है हम लोगों के पास में, जो डेटा के मुताबिक 16वीं शताब्दी से यहां पर आदिवासियों का रहने का इतिहास मिलता है। और उससे पहले का भी होगा, मगर ऑथेंटिक रूप से डेटा के हिसाब से, पेपर के हिसाब से हम लोग 1600 ईस्वी से हम पाते हैं। इसमें जैसे आदिवासी में हम लोग से जैसे मेच, राभा, गारो, टोटो, आदिवासी, राजवंशी, इस प्रकार से यहाँ के समुदाय यहाँ रहते थे। ये 1600 ईस्वी की बात है। लेकिन ये डुअर्स माने सभी बोलते हैं डुअर्स 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 क्या है। हिसाब से मेरे जो रिसर्च के मुताबिक, मेरे व्यक्तिगत रिसर्च, ये कोई इंस्टीट्यूट का रिसर्च नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत शोध के मुताबिक डुअर्स एक बैटल फील्ड है, मानी युद्ध लड़ने का जगह था। पुराना इतिहास के मुताबिक 16 से लेकर 1947 तक का मैं डेटा आप लोग कर रखूंगा कि ये डुअर्स एक्चुअल में युद्ध क्षेत्र था। तो युद्ध क्षेत्र होने की वजह से क्या था, कभी 16 से लेकर 1700 ईस्वी तक के जैसे 1800 शताब्दी का कामता साम्राज्य के कोच राजवंश का शासन यहां पर डुअर्स में था। तो कभी इससे पूर्व नेपाल राजा का शासन कभी था, तो कभी सिक्किम राजा का यहां शासन था, तो कभी भूटान राजा का शासन था, कभी आसाम राजा का शासन था। इसी प्रकार से कामतापुरी राज्य माने कोच राजा का शासन था। तो ओवरऑल डुअर्स कभी ना कभी एक दूसरे राजा को कभी कोई हराता था तो उसके अधीन में डुअर्स रहता था, कभी वो जीत जाता था तो उसके अधीन में चला जाता। मगर जब इससे ये संधि, जिसे ट्रीटी अंग्रेजी में कहते हैं, ट्रीटी वहां हिंदी में संधि कहते हैं, संधि के मुताबिक हम लोग आते हैं तो हमारा डुअर्स जब अंग्रेजों के द्वारा माने 18वीं सदी से लेकर 1947 तक, जो ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया के मुताबिक ब्रिटिश के शासन काल तक का डेटा यदि देखते हैं तो 1864 से लेकर 1865 के बीच में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और वो युद्ध था भूटान के राजा एवं भूटान के राज सेना के साथ में लड़ा गया था, जिसे
हम लोग एंग्लो भूटान युद्ध के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इतिहास की किताब में नहीं मिलने पाएगा आप लोग। दर्शकों मत ढूंढिएगा इतिहास की किताब में, क्योंकि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। खत्म कर दिया गया है। तो यहां पर सिर्फ गैंडा का इतिहास मिलता है आपको, हाथी का मिलेगा लेकिन बैटल ग्राउंड का इतिहास नहीं है। बैटल ग्राउंड के इतिहास का किसी पुस्तक में जिक्र नहीं मिलता है। तो बहुत कठिनाई मेहनत करके हम ये डेटा जुगाड़ करते हैं, रात रात भर काम करते हैं। बहुत सारा जानकार जो रिसर्च शोध करते हैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, ऑनलाइन उनसे मीटिंग होती है, जूम होती है, तो उनसे काफी डेटा मिलता है। तो एंग्लो भूटान युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1864 से लेके 1865 के बीच में जो लड़ा गया था। और उस लड़ाई को एक ट्रीटी के नाम में जिसे नाम दिया गया था, वो साइन हुआ था आपका ट्रीटी अंग्रेज और भूटान राजाओं के साथ में। उस वक्त उसका 11 नवंबर 1865 1864 में युद्ध लड़ा गया। तो युद्ध में भूटान राजा हार गया अंग्रेजों से। हारने के बाद में 65 में संधि हुआ इनका कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भूटान ने कहा, हमें एक ब्रिटिश ने कहा कि मैं आपको एक एरिया दे देता हूं, एक क्षेत्र, उस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंटली आप अपना देश चलाइए। सिक्किम को भी एक अपना राजा को बोल दे कि मैं आपको एक क्षेत्र दे देता, आप वहां राजपाट कीजिए। नेपाल को भी बोल दिया, आप अपना एक क्षेत्र देता हूं, आप वहां तक अपना सीमा को उल्लंघन मत कीजिएगा। इधर कामता जो कोच राजा है उनको भी एक सीमा दिया गया, और असम राजा को भी एक सीमा देके उनको उस जगह पर एक ट्रीटी हो, जिसे कहते हैं सिंचुला, ट्रीटी ऑफ सिंचुला बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सिंचुला। तो वो लोकेशन बोलते हैं सिंचुला, जो भूटान की राजधानी आज भी है, जो वहां हुआ था। तो वहां डुवर्स को ये लोग ब्रिटिश ने अपने अधीन में ले लिया। अब ब्रिटिश को जब अपने अधीन में ले लिया तो यहां पर आपका डुवर्स, जिसे कोई बोलता है डुवर्स 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 क्या है? अरे डुवर्स था भूटान प्रवेश करने का 18 क्षेत्र। जैसे आज माने दरवाजा, माने जैसे आज डुवर्स आने के लिए हम लोग कहां से आते हैं? गजल डुबा होके आते हैं, एक बागपुल होके आते हैं, एक हम लोग कहां से आते हैं? मैनागुड़ी से होके आते हैं, या भूटान के लोग सांची से आते हैं, फुलचिलिंग से आते हैं, पसाका से आते हैं। तो ऐसे 18 का क्षेत्र था जिससे भूटान था एक सीमा। तो वो क्षेत्र अब अभी का यदि इतिहास में कहा जाए तो बंगाल के राज्य के अधीन में केवल 11 डुवर्स है, और बाकी जो 7 डुवर्स है वो अभी आसाम राज्य के अंतर्गत वहां पे आपका 1947 के बाद में राज्य पुनर्गठन के नियम के मुताबिक आसाम राज्य बना। बंगाल राज्य जब बना तो दोनों हिस्से में डुवर्स बट गया। तो ये एक इतिहास था जो डुवर्स का। उसी बाद में यहां पर चाय बागानों का इतिहास आता है, वो चाय बागान के बारे में फिर से बोलेंगे। दूसरा इतिहास जो है उसके बारे में बोलेंगे। आप सवाल पूछेंगे तो हम उसके जवाब देंगे। अच्छा, 1873 एक्ट, इसका इतिहास क्या है? अरे वाह झा जी, आप तो बहुत माहिर और बने। माने इसका मतलब कि आप भी पीछे मेरे आगे पीछे क्या इतिहास का टटोलते हैं जी इतना। आप द्वास से इर्द गिर्द राजनीति करते हैं तो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आप द्वास के बारे में इतिहास भी जानते हैं। मैं तो सोचता तो कुछ ही आदमी को ये शायद ये नियम कानून को पता होगा बोल के जानते थे, लेकिन आप तो देख रहे हैं काफी आप तो डेटा हासिल किए हुए जी। सब आप लोग आपका इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी से प्रमाण होता है कि आप डुवर्स के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने इतिहास और यहाँ के डुवर्स की विरासत एवं यहाँ का संस्कृति को जाना है। एक्चुअल में 1873 क्या है? सभी दर्शक देख रहे हैं तो पूछेंगे 1873 क्या घटना है, क्या युद्ध लड़ा गया था, ना किसी के साथ कुछ हुआ था। एक्चुअल में 1873 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर आना शुरू किया और यहाँ पर बिजनेस को फैलाना शुरू किया। और यहाँ के जो आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी, उरांव, मुंडा, सांथाली, खैड़िया, टोटो, मेच, राभा, ये सभी रहते थे। इन जनजातियों का यहाँ बसोबास
हो गया था। तो इनका सोशल इकोनॉमिक्स एवं कल्चर और इनका इंडिजिनिक माने जिनको भाषाएं, इनका संस्कृति, इनका खान पान, इनको सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, बाहरी तत्वों से प्रोटेक्शन देने के लिए इसे आज के आधुनिक भारत में इसे कहते हैं ILP बा इनर लाइन पास। जैसे आप सिक्किम के कुछ क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पास लेना पड़ता है, आप आसाम के कुछ क्षेत्रों में जाएंगे पास बनाना, मेघालय के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश आप जाएंगे तो वहां पर आपको अभी भी आपको जानकारी देना पड़ेगा, आप घूमने जा रहे हैं ना बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये 1873 एक्ट था कि यहां पर इमिग्रेशन होकर कोई बाहरी लोग आके यहाँ के डेमोग्राफी को कोई बदल ना कर दे, यहाँ के ट्राइब्स के इतिहास को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ILP कानून 1873 में बना था, जिसका इतिहास ये है। राजेश जी, आप इतिहास के बारे में यहाँ पर लोगों को काफ़ी आपने रोचक बताया। 1874 क्या है ये भी आप जानते हैं, 1874 के विषय में भी। और आपको कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, बताइए ना, आप पूछते सवाल पूछते। और आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ दर्शकों को के लिए कि 1947 ईस्वी में द्वास किसके साथ था? 1947 ईस्वी में डोसवासी साथ दीजिएगा तो डोसवासी हमें साथ देगा तो मैं इतिहास को जरूर बताऊंगा, क्योंकि डोस 1947 साल में ए पार्ट ऑफ इंडिया बना। 1947 में डोस भारत देश का हिस्सा बना। तो कहने का अर्थ है कि 1947 से पहले क्या डोस भारत का हिस्सा नहीं था क्या, जो हिस्सा बना? आप लोग ढूंढान कीजिए, आप लोग भी इतिहास से रूबरू हो जाएंगे, सत्य जान जाएंगे। तो 1947 साल में डोस भारतवर्ष का हिस्सा बना, और भी विभिन्न ट्राइफाइटाइट अंग्रेज शासक, भारतीय संविधान सभा के शासक एवं डोस के लोगों को मतामत लेकर डोस को भारतवर्ष में विलय किया गया। मतलब इसमें किसी और का अधिकार को खत्म कर दिया गया पूर्ण रूप से। भारत के स्वाधीन तो पहले भारत में ही थे, 1947 से पहले का भी इतिहास है। 100 वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो अभी भी रह रहे हैं। आप लोगों ने फिर से नहीं पढ़ा, यही तो बात है। डॉक्यूमेंट्स ही बोलता है डोस 1947 में भारत गणराज्य के हिस्सा बना। तो कहने का अर्थ है कि इससे पहले शायद नहीं था भारत का हिस्सा। अच्छा, 1949 में क्या घटना हुआ था? यस, 1949, 1949 जो है आपका, उसे हम लोग ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप कहते हैं। ट्रीटी और परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, जो 8 अगस्त 1949 को जिसमें एग्रीमेंट हुआ था भूटान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के आजादी के बाद। वो एक बात तो मैंने बताना भूल गया आपको, ट्रीटी ऑफ सिंचुला के टाइम में 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भूटान सरकार को 50,000 रुपया सालाना मुआवजा के रूप में दिया। ठीक है, उसके बाद में आपका ट्रीटी ऑफ पुनखा और एक ट्रीटी आया जी। वहां शायद मैं कुछ थोड़ा मैं आपके इसमें जानकारी के लिए आपके जो नोट तैयार कर उसमें और एक जोड़ देता हूं। इसमें 1910 8 जनवरी 1910 साल में पुनखा डजोंग में फिर से एक ट्रीटी हुआ। अब मैंने बताया ना कि 1864 ईस्वी में 50,000 मुआवजा भूटान सरकार को दिया। फिर से ये अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट होने के बाद में
आपको फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1910 साल में 1 लाख रुपया मुआवजा दिया, एवरी प्रत्येक साल देते गए, जो आपका 1949 में जाके फिर रिव्यू हुआ। उसी रिव्यू डेट को ही ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं भूटान के साथ में। जब ये फ्रेंडशिप हुआ तो झा जी, तो उसमें 1949 को 8 अगस्त 1949 को फिर से भारत सरकार ने भूटान गवर्नमेंट को 5 लाख रुपया सालाना कंपनसेशन मुआवजे के रूप में उनको देना आरंभ किया, और अभी तक शायद बरकरार है। तो 1947 का भारत के हिस्सा बना, और अभी तक भारत सरकार भूटान गवर्नमेंट को 5 लाख रुपया सालाना देता है, और जिसी के बदौलत वहां पर पेट्रोल एवरीथिंग जितना है भूटान को, भारत सरकार को वहां के सुरक्षा से लेकर उनको सब्सिडाइज, मतलब सिक्योरिटी पूरा भारत सरकार ने दिया है। जैसे डोकलाम में चीन कब्जा करने की कोशिश किया, तो भारतीय फौज भूटान को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा दी। तो ये जो ट्रीटी है ये डोअस के भूमि के साथ में संबंधित है, भूटान के साथ में। अच्छा राजेश जी, तो अभी आप जब यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं तो सुश्री ममता बनर्जी अपने कैबिनेट द्वारा 30% द्वास के भूमि उद्योगपतियों के या टी टूरिज्म को लेकर, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप पत्रकार है, ये दो इतिहास थोड़ा सा छूट गया है, वो एक इतिहास को मैं फिर से जोड़ देता हूँ, बीच बाद में जोड़ लेते हैं उसको। उसमें थोड़ा सी हो जाएगा, दर्शक थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। 1873 को आपने इनर लाइनिंग पास को आपने देखा, 1874 में एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोअस को जब भूटान से अलग कर दिया, भूटान का देश अपना एक कर दिया, अलग कंट्री घोषणा करने के बाद में 1874 में आपको डोअस को एक प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया कि यहां के मनुष्य डोअसवासी स्वशासित हो, माने जिसे ऑटोनोमस कहा जाता है। तो वो ऑटोनोमस, कोई बात नहीं, तो वो ऑटोनोमस जिसमें था 1874 में फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल, जो कि आज के दिन में भारत के संविधान में ये शेड्यूल को अमेंडमेंट करके लिखा गया। तो ये अमेंडमेंट हुआ, ये किंतु 1874 साल में ही ये कानून बना था यहाँ के लिए, आदिवासियों के लिए। 6 शेड्यूल एक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत। हाँ, तो इससे क्या होता था, यहाँ के लोगों को एक ऑटोनोमस स्वायत्त शासन प्रणाली दिया गया था अंग्रेज के टाइम में। तो ये इतिहास था। जी, आप सवाल कीजिए। तो 6 शेड्यूल का डिमांड तो आपका पहले भी था, अभी भी है, लेकिन आपने देखा कि विगत कुछ पत्र पत्रिकाओं में और इंटरव्यू के माध्यम से आप जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में 30%, 15% से शुरुआत हो रहा है, जो जमीन टी टूरिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए दे रही हैं, उससे यहाँ के लोगों का विकास भी होगा। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? अब विरोध इसलिए हो रहा है रामन जी, क्योंकि सामने कैमरा में देख रहे हैं, विरोध का वजह है कोई ऐतिहासिक घटना घटती है तो जिससे चाय श्रमिकों एवं मजदूरों को नुकसान हुआ होगा, तभी ना विरोध करते हैं। अच्छा यदि होता तो सभी वेलकम करते, हमें क्यों आपत्ति था? भाजपा भी विरोध कर रही है सर, आप भाजपा विरोध कर रही है, वो अपना तरीका, उनका राजनीति क्या सोच से कर रहे हैं, मगर हम लोग जो विरोध कर रहे हैं इनका एक वजह है। डुअर्स में एक ऐसा घटना घटा है, मतलब यहाँ के कल्चर और डेमोग्राफी के ऊपर कोई मतलब यहाँ के कुछ उससे नुकसान होगा, आप बोल रहे हैं? यहाँ पर विस्थापित हुए हैं चाय श्रमिक, यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, उनका डेमोग्राफी पर बदलाव आया है। आज वहां पर वो जाके ढूंढने से वहां के वो चाय श्रमिक नहीं मिलते हैं। तो वो ऐतिहासिक जो घटना जो घटा था, जिसके कारण से आपको वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ चाय श्रमिक का, ये था 26 जून 2003 को, when a hog armed police force came to take possession of the garden, the workers from their
colonies also gathered and put up a brave face against the police aggression. Police first fired tear gas, seal, and then bullet indiscriminately. Two of the protester Sri Swargya Ranjit Jaiswal and Ram Bhagat ji were killed police firing. 26 जून को चांदमनी, हम लोग चांदमनी जहाँ पे अभी उत्तरायण बना हुआ है, उत्तरायण बना हुआ है, मजदूर को हत्या करके, मजदूरों को खून के आंसू रुलाकर वहां पर और जमीन एक्वायर किया गया, जिसका उस समय का नाम टी टूरिज्म नहीं था। ये वामफ्रंट के सरकार के टाइम में इसको दूसरा ही नाम से लाया गया था, मगर ये 2011 के बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद में ये टी टूरिज्म बोला जाए। जो ये टी टूरिज्म बिल है ना, ये वामपंथियों के लाया हुआ पॉलिसी था। उसी पॉलिसी में थोड़ा सा नाम बदल कर दिया और उनको टी टूरिज्म ला दिया वर्तमान सरकार ने। तो इससे क्या हुआ कि हमारा डेटा के अनुसार, मेरे पास जो डेटा है उस डेटा के अनुसार से उस समय के शहीद, चांदमुनी चाय बगान को बचाने के लिए शहीद रंजीत जायसवाल जी और राम भगत जी थे। ये डेटा दो मिलते, तो हमने जो सर्वे किया इससे भी ज्यादा पुलिस ने वहां पर हत्या किया गया था। और बहुतों के साथ में, बहनों के साथ, माताओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था उस वक्त जब वो चाय बगान उच्छेद हुआ, तो हमारी माताएं बहनें सिलीगुड़ी में जगह मैंने अपना आंखों से देखा, उनको देह व्यवसाय में ढकल दिया गया। वो अपने जीविका उपार्जन करने के लिए मेरे बहनों माताओं ने वहां पर मजबूरी में जीने के लिए अपने देह का व्यापार करना शुरू किया। वहां पर हड़िया दारू शराब का बिजनेस शुरू करने किया। ऐसा किया जिसका इतिहास को आज हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, तब तो हमारा रोंगटे खड़े हो जाता है। तो क्या ये पॉलिसी जो है, इससे क्या यहाँ के चाय बागान के मजदूर विस्थापित होंगे? उनका ये भी कहना है कि जो जिस पर चाय का खेती हो रहा है उस जगह को वो छुएंगे नहीं, मतलब जो खाली जमीन पड़ा है बिना काम का, उसको वो टी टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। आज तराई का मैक्सिमम चाय बागान का चाय के पौधा को उखाड़कर उसको क्या करे, पॉलिसी के तहत, षड्यंत्र के तहत पहले टी बूस के उखाड़कर 3 साल 4 साल तक खाली रखते हैं। उसके बाद में वहां पर अप्लाई करते हैं, ये वैकेंट जमीन है, इसको हमको टी टूरिज्म दीजिए। तो मैं कहता हूं कि वैकेंट जमीन यदि 30% था, राज्य सरकार जानता था, बिलारल डिपार्टमेंट जानता था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया जानता था कि यह 30% जब खाली जमीन था, तो चाय मजदूरों को 5 डीसी मिल, माने कहा जाए 1 कट्ठा 32 छटक जमीन देने के क्या जरूरत था? आप वही 30% जमीन को चाय बागान के मजदूरों को, बेटा बेटी को देते, जमीन के पट्टा देते थे। जमीन के पट्टा क्यों, मालिकाना हक देते। जैसे टी टूरिज्म बिल में अभी उस दिन जिस मंच से घोषणा किया गया, वो मंच तो गरीबों का मंच नहीं था, बंगाल बिजनेस समिट का मंच था। 6 तारीख को वो कलकत्ता से जो घोषणा हुआ, तो वो गरीबों का तो मंच नहीं था। मतलब मुकेश अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, वहां पर उनको खुश करने के लिए, उनको बसाने के लिए, अमीर जादों को अय्याशी करने के लिए, उनको आमोद प्रमोद करने के लिए, उनको भोग विलास का जीवन जीने के लिए यहां पर लाया गया भाई। तो वहां पर श्रमिक का सम्मेलन होता, तब तो सरकार को पता होता कि क्या तकलीफ है। चांदमुनी घटना उनको मालूम है क्या हुआ था। हमारे बेटी बहनों की इज्जतों के साथ में खिलवाड़ हुआ। हमारे बेटी बहनों को, श्रमिकों को, बेटी बहनों को देह व्यापार में धकेला गया था साजिश के तहत वामफ्रंट सरकार ने। और वही काम फिर से अभी टी टूरिज्म बिल में समूचा तराई को और डुवर्स को खत्म करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं आप 30% जमीन देना था, आप इतने मां माटी मानुष की सरकार बोलती है, आप ये 30% जमीन मालिकाना फ्री होल्ड करके आप दीजिए ना चाहे मजदूरों का, जिंदगी भर आपका जय जयकार करेंगे। तो इस संबंध में आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? आगे आंदोलन पर भी उतरेंगे आप लोग? आंदोलन में तो उतर चुके हैं। हमने पहाड़ पे, मिरिक में हमने बहुत बड़ा रैली प्रतिवाद स्वरूप किया गया। जैसे पहाड़ में अभी 5 डीसी में लैंड पट्टा और वहां पर टी टूरिज्म का लेकर किसी प्रकार से सर्वे करने नहीं दे रहे हैं श्रमिक। ये तो आंदोलन का हिस्सा है। हमारे कुछ साथीगण, संग्रामी साथी दार्जिलिंग में बीते कल 24 घंटा का हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं
प्रोसेसन मिছিল कर रहे हैं, हम लोग डेपुटेशन दे रहे हैं विरोधी दल नेता को। हमने 23 तारीख को हमने उनको डेपुटेशन दिया कि आप हमें बचाइए, हमारे साथ न्याय कीजिए, आप विधानसभा में आवाज उठाइए। उसके साथ में दूसरे 24 तारीख को फिर एक विपक्षी दल के नेता विधायक नौशाद सिद्दीकी जी के आते हैं, उनको हम दिखाते हैं सारा तथ्य, सारा चीज से उजागर करते ताकि वो भी आवाज उठाए, और वो उठा रहे हैं आवाज। तो ये भी आंदोलन का हिस्सा है। मतलब आपके साथ में लोग खड़े हैं, एकदम खड़े हैं। और ये आप सरकार के किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और एक चीज रमन जी ख्याल कीजिएगा, इसी आपका फरवरी महीना का 5 और 6 तारीख का ग्लोबल बिजनेस समिट होता है कलकत्ता में। बड़े बड़े उद्योग घराने के सामने टी टूरिज्म बिल पे 30% वो 5 या 6 तारीख को घोषणा करती है। अरे 7 तारीख को नोटिफिकेशन निकलता है, देखिए कैमरा में दिखा रहे हैं हम। तो कहने का अर्थ है आप घोषणा करते तो 6 महीना लगता है, आइन सभा जाके, विधानसभा जाके, गवर्नर पास जाके, माने विभिन्न दफ्तरों का क्लैरिफिकेशन वगैरह होने चाहते, तो आप 5 या 6 तारीख को घोषणा करती है और 7 तारीख का आपका नोटिफिकेशन निकलता है 2 दिन के लिए। इतना हड़बड़ी क्यों था? इतने जल्दीबाजी क्यों था? अरे आप हमको प्यार से बोलिए कि आप लोग डोस छोड़ के चला जाओ, हम लोग कलकत्ता में जाके बैठेंगे। क्या हम बगान में जंगल में रहेंगे? बाघ हमको तकलीफ देता है, हाथी हमको मार देता है। हाँ, हमारे भोले भाले इंसान 250 रुपया में हमको काम करना पड़ रहा है, कितने तकलीफ में रहते हैं। अरे आप लोग सब आ जाओ डुअर्स में, सारे कलकत्ता वालों को बोलता हूं मैं, आप लोग डुअर्स में आ जाओ, हम लोग को दे दीजिए वहां नौकरी, और जितना जगह है वहां दे दीजिए हम लोग को, सबके डुअर्स और तराईवासी को, पहाड़ के जितने वासी सबको दे दीजिए, हम लोग वहां रहेंगे। वहां पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वहां पर मेडिकल कॉलेज है, पीजी है, एसएसकेएम है। तो डेमोग्राफी कलकत्ता का चेंज हो जाएगा फिर। तो वही डेमोग्राफी तो हमारा बदल देना चाहता है लोग, यहाँ का डुअर्स पहाड़ का। आए ना, ये रहे हम लोग को सबको जगह दे। अच्छा राजेश जी, आप लोग यहाँ पर बहुत दिनों से आदिवासी के लिए बोर्ड का डिमांड कर रहे थे। बोर्ड नहीं, ये 6 शेड्यूल वगैरह का डिमांड कर रहे हैं। रमन जी, भारत वर्ष का संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्यों लिखा गया? ये भारत वर्ष का संविधान है, ये भारत वर्ष के संविधान की किताबें है, क्यों लिखा गया? तो आपका डिमांड क्या है आपका? सिर्फ पन्नों में रहेंगे। डुअर्स तराई को मिलाकर 70% आदिवासी हैं। तो ये क्षेत्र तो ऐसे ही ऑटोनोमस पहले से था 1874 साल में। उसको आपने स्वतंत्रता के बाद में, भारत देश आजाद होने के बाद आपने हमारे दोस्त को आपने विलय किया भारतवर्ष में, और हमको संविधान के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। तो आप लोगों ने संविधान को उल्लंघन किया, हमने कहा उल्लंघन किया? हम तो कर रहे हैं, संविधान ने जो आप लोगों ने दिया है लिख के वही दे दीजिए, जिसके लिए आप ही लोग हैं हमको आवाज उठाने के लिए मजबूर करते हैं। हम तो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो आज संविधान में है 5वीं। अच्छा, 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची जब आपको मिल जाएगी तो ये 30% जो जमीन या जो भी उद्योगपतियों को दिया जाएगा टी टूरिज्म के नाम पर, उसका समर्थन करेंगे आप? मैं आपको 2 चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। 5वीं अनुसूची आपको जमीन का मालिकाना अधिकार देता है। तो सरकारी जमीन का जो उन्होंने, जहां चाय बगान का जमीन तो सरकारी जमीन है ना? अरे सरकारी कब था? 1874 का कानून पढ़िएगा तो ये तो ऑटोनोमस था, यहाँ का आदमी नहीं। फिलहाल अभी जो भी जमीन है वो तो सरकारी है, अभी वो तो इतिहास हो गया, वही चीज वर्तमान का बात में इतिहास को बता रहा हूं। 6ठी अनुसूची लागू हो जाएगा तो वहां का प्रशासनिक व्यवस्था वो तय करेगा कि यहाँ 30% होगा कि नहीं, चाय बगान रखेगा कि नहीं, विकल्प इंडस्ट्री होगा कि नहीं। विकल्प इंडस्ट्रीज चाहिए, सबको चाहिए, हम भी बोलते हैं, लेकिन चाय का पौधा उखाड़ कर नहीं। चाय बगान के मजदूरों को घर, उनके पुरखों खेती बाड़ी करने योग्य जमीन को आप लेके आप टी टूरिज्म मत बनाइए। आप लोगों ने तो बनाया है, तो लाटागौड़ी में जंगल काट काट कर बना दिया। हाँ, किसी ने कब बोला हुआ सुना? पूरा जंगल खत्म कर दे रहे, हाथी भाग के अब गांव में आ रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर पहुंच गया।
आप हाथी भी बिन्नागुड़ी छावनी के अंदर में शेल्टर लेने पहुंच गए फौज सैनिकों के पास में कि हमें बचाइए बोल के। हाथी भी अब सैनिक के छावनी में चला जा रहे हैं। तो इस सरकार ने तो ऐसा पॉलिसी किया कि यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण, सब यहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है उसका डेमोग्राफी खत्म कर दे रहा है। आज जानवर से ज्यादा लाटागुड़ी और ये आपका गोरुमारा मादरी हाट में तो रिसोर्ट है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं पूरा घूमने के लिए पूरा वर्ल्ड से, आके सब उदास होके जा रहे हैं। बोलते हैं ना तो यहाँ झूठ मूठ उधर आए हम लोग, यहाँ कोई गैडा नहीं है, हाथी नहीं है, बाघ भालू कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा। अरे रहेगा कहां से? वो सारा विस्थापित हो चुके हैं। कब असम भाग गए? आसाम में भी नहीं है। अब वो नेपाल होते हुए किसी दूसरे देश में चले गए, सो विदेश चले गए। तो ये है वास्तविकता। हम कहते हैं। अच्छा राजेश जी, एक जो है और 5वीं अनुसूची की बात बताया। अब 6ठी अनुसूची है, वो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सभी वर्गों का डेवलपमेंट होता है। जैसे कोकराझार का बात करें, कोकराझार में क्या हमारा मुस्लिम भाई नहीं है, बिहारी भाई नहीं है, बंगाली भाई नहीं है, मारवाड़ी भाई नहीं है, जो कि बॉर्डर टेरिटोरियल काउंसिल है, हमारा गोरखा समुदाय नहीं है। वो बड़े जमकर बिजनेस कर रहे हैं, बड़े जमकर नौकरी कर रहे हैं, बड़े जम के व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल होगा तो वहां केंद्र और राज्य के दोनों के फंड से बहुत पैसा आता है विकास के लिए। आप वहां पर पीजी खोल सकते हैं, आप वहां पर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, आप वहां पर मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, हर प्रकार के इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो वो प्रशासनिक व्यवस्था आएगा तो यहाँ के लोग अपना रोजी रोजगार बढ़ा सकता है। टी टूरिज्म से रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, टी टूरिज्म से बल्कि चाहे श्रमिक विस्थापित होंगे। आज एक बगनिया भाषा में हम बोलते हैं 500 एकड़ का जमीन है, उसमें 30% जमीन चला गया, कितना बचेगा? लगभग 400 एकड़। 400 एकड़ बचेगा तब 400 एकड़ से भी कम बचेगा। 400 मतलब मान लीजिए 300 एकड़ बचता है जमीन, तो 200 एकड़ का मजदूर कहां जाएगा? उसको रोजगार मिलेगा? फिर वो रोटेशन वाइज प्लॉकिंग के राउंड में जो बचे हुए मजदूर है, वो मजदूरों को डबली पैसा कमाने का नहीं मिलेगा, बीघा बीघा काम नहीं मिलेगा। ये बगान के भाषा के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमारा तो चाहे श्रमिकों जीवन में टी टूरिज्म से बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको विस्थापित के साथ में डेमोग्राफी बदली होगी और साथ में उनका जीविका भी असर पड़ेगा। उनको डबली पैसा नहीं मिलेगा, बदली में काम नहीं मिलेगा। जैसे चाय बगान का एक रिवाज है कि बाप रिटायरमेंट होगा तो उनके बेटे बहुओं को मिलता है बदली में। यदि यहाँ टी टूरिज्म में हॉस्पिटल आएगा, नर्सिंग होम आएगा, होटल कॉलेज आएगा, बड़ा बड़ा मॉल बनेगा, उसमें बदली में किसी को काम नहीं मिलेगा। टी टूरिज्म में तो खाली एंटरटेनमेंट का चीज आएगा, हॉस्पिटल कॉलेज तो ऐसे ही है। वो टर्म्स एंड कंडीशन पे आएगा। एक चाय बागान के मालिक से लड़के पीएफ ग्रेजुएटी फोन पैसा, आज के दिन में डोस तराई में पहाड़ में सैकड़ों चाय बागान मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिला है। राज्य सरकार क्या कर रहा है कि सिर्फ ही राज्य सरकार टी टूरिज्म के पीछे पड़ गया। अच्छा, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल द्वारा यहाँ पर मुस्लिम बोर्ड का मांग किया गया है हसीमरा कोई मीटिंग में मिजानुर रहमान द्वारा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? यही तो तस्वीर है। ये तस्वीर में देखिए, ये मिजानुर रहमान जलपाईगुड़ी जिला के तृणमूल के माइनॉरिटी सेल का जिला प्रेसिडेंट है। आज उनको मुस्लिम बोर्ड का मांग क्यों करना पड़ा? रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी है। विकास नहीं हो रहा क्या मुस्लिमों का? इसी वजह से तो डिमांड कर रहे हैं वो, मतलब मुस्लिम का विकास नहीं हो रहा है। कहां हुआ? यही महाशय था जो कि हमको 26 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेयर नौशाद सिद्दीकी जब यहाँ गरीबों के साथ में, वंचितों के साथ में, सभी समुदाय के वंचितों के साथ मिल रहे थे, तो इन्होंने 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माल बाजार से बोला था कि माइनॉरिटी समुदाय बहुत डेवलप कर चुका है, माने डेवलप इतना है कि वो अब फ्लड हो गया, माने बहने लगा है, माने बाढ़ आते हैं ना जैसे विकास का, वैसे इनको साथ में हुआ, बल्कि ये महाशय बोलने वाला था। तो कल बीते कल वो उसने ये मुस्लिम विकास बोर्ड का डिमांड किया है। भाई आप देर से सही, आपने अच्छा काम किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सिर्फ एक बात और रमन जी, सिर्फ मुस्लिम बोर्ड है क्यों, हम बिहारी बोर्ड का भी मांग करते हैं। नहीं, यहाँ पर एक सेकंड विकास राजेश जी, मुस्लिम बोर्ड का अगर एक संप्रदाय के लिए अगर मांग होगा तो यहाँ पर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातनी लोगों का सबसे ज्यादा संख्या है। वही तो कह रहे हैं,
सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए कि नहीं? सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए, गोरखाओं का भी बोर्ड होना चाहिए, राजवंशियों का भी बोर्ड होना चाहिए, मारवाड़ी का भी होना चाहिए, पंजाबियों का भी होना चाहिए, मुस्लिम का होना चाहिए, बिहारियों का होना चाहिए, आदिवासी को 6 शेड्यूल दो, सब मिलजुल के विकास करेंगे अपना। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि राजेश जी द्वास के इतिहास के साथ साथ इन्होंने ज्वलंत मुद्दों को भी उठाया। जंगल जिस तरह से सूने पड़ते जा रहे हैं, जानवर ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि छावनी इलाका में, सेना के छावनी इलाका में भी, सैनिकों के छावनी इलाका में भी जानवर पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ पर टी टूरिज्म के नाम पर जो जमीन व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को जो दिया जा रहा है, इसका राजेश जी घोर विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि सभी संप्रदाय को ये बोर्ड अगर देना है तो सिर्फ मुस्लिम बोर्ड ही नहीं, सभी संप्रदाय को सनातन बोर्ड भी दे, और 6 शेड्यूल का भी इनका मांग है। बड़े बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, और आप ज्वलंत मुद्दे पर हमेशा बोलते रहते हैं। आपको आने वाले समय के लिए हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद आपको, एनआई न्यूज को और समस्त डुवर्स तराईवासी को। हम आपके विकास के लिए, आप जब भी बुलाएंगे हमको, सभी समुदाय हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।